हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सेकंड नंबर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक वहीं से आगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ये है थर्ड नंबर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेस होना या फ्रीजिंग पॉइंट का रिड्यूस होना। अब फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस कब होगा? जब हम किसी प्योर लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करेंगे तो उससे जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट में जो रिडक्शन हो रहा है, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में जो रिडक्शन हो रहा है उसे ही हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो रिडक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग, इट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक प्योर लिक्विड ले लेते हैं। तो ये हमने कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में हम एक प्योर लिक्विड ले लेते हैं, ठीक है, जिसे हम प्योर सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। तो ये हमने ले लिया एक प्योर सॉल्वेंट और ये लिक्विड है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वोलेटाइल नेचर का होगा और वोलेटाइल नेचर का है तो इसका वेपर फॉर्म होगा और वेपर फॉर्म होगा मतलब वेपर प्रेशर भी एक्सर्ट होगा। तो इस वेपर प्रेशर को मैं एज्यूम कर लेता हूँ P0। क्लियर है? अब देखो हमको करना क्या है, हमको फ्रीज करना है। फ्रीज करने का मतलब है उसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट। तो जिस टेम्परेचर के वैल्यू पे कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू होता है उसी पॉइंट को हम कहते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस प्योर लिक्विड को हमको क्या करना है? फ्रीज करना है। तो ये जिस टेम्परेचर पर फ्रीज होना स्टार्ट होगा उसे हम कहेंगे इसका फ्रीजिंग पॉइंट, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं TF0। ठीक है, इस प्योर लिक्विड का हमने फ्रीजिंग पॉइंट एज्यूम कर लिया TF0, इसका वेपर प्रेशर एज्यूम कर लिया F0। क्लियर है? अब हमको क्या करना है? इसके फ्रीजिंग पॉइंट पर डिप्रेशन को चेक करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर देंगे। तो चलिए यहां पर हम मिक्स करते हैं एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये है हमारे पास नॉन वोलेटाइल, शॉर्ट में लिख रहा हूं सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स को मैं इस ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तब क्या फॉर्म होगा? तब सॉल्यूशन फॉर्म होगा। ठीक है, ये है सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो दोनों के पार्टिकल्स को मैं इस तरह से देखो रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? अब ये सॉल्यूशन क्या होगा? ये भी लिक्विड नेचर का होगा। अब ये लिक्विड नेचर का है मतलब वोलेटाइल नेचर का होगा, तो इसका भी वेपर फॉर्म होगा और वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा। अब इस प्रेशर को मैं एज्यूम कर लेता हूँ P, और जब इसको हम फ्रीज करेंगे तो एक टेम्परेचर के वैल्यू के बाद ये भी फ्रीज होना शुरू होगा एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट मैं एज्यूम कर लेता हूँ TF। क्लियर है? जब हम इसको चेक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में रिड्यूस हो गया है। मींस TF की वैल्यू एज कंपेयर टू TF0 रिड्यूस हो जाती है, और यही रिडक्शन एक्चुअल में क्या कहलाता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको हम ग्राफिकल वे में अभी काफ़ी अच्छे से समझने वाले हैं, इस पर कैलकुलेशन भी करने वाले हैं। तो उन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? एक जनरल वे में बोले तो लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? फ्रीजिंग। और जिस टेम्परेचर के वैल्यू पे कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा उसे हम कहते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, समझिएगा, ये हमने ले लिया एक लिक्विड, ये है एक लिक्विड। अब ये लिक्विड कन्वर्ट होगा किसमें? ये सॉलिड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये है हमारे पास लिक्विड, और जब इस लिक्विड को हम क्या करेंगे? इस लिक्विड को फ्रीज करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। क्लियर है? तो किस वैल्यू पे होगा? ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के वैल्यू पे होगा जिसे हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। समझते रहिएगा। ये है लिक्विड, इस लिक्विड को हमने क्या किया? ठंडा किया, फ्रीज किया, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के वैल्यू पे ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो इस सॉलिड में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है? जिस पॉइंट पे लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया तब क्या हो जाएगा? ये लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल है फ्रीजिंग पॉइंट पे। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं?
फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। क्लियर बात, जिस पॉइंट पे या जिस टेम्परेचर पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर अपने सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो उस पॉइंट पर ये फ्रीज हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिस पॉइंट पे ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। क्लियर बात, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट का एक डेफिनेशन लिख सकते हैं जो हमको आगे अभी हेल्प करने वाला है। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट को मैं डिफाइन करता हूं, freezing point of liquid, freezing point of liquid is that point of temperature at which vapor pressure of liquid state becomes equal to vapor pressure of solid state। क्लियर है, टेम्परेचर के जिस वैल्यू पे लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा उसी वैल्यू को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहेंगे। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड कैलकुलेशन देखने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसके लिए हमको ग्राफ प्लॉट करना होगा प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं। ये है वर्टिकल एक्सिस और ये हमने प्लॉट कर लिया एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये वर्टिकल एक्सिस को हमने प्रेशर का एक्सिस अज्यूम कर लिया और ये है टेम्परेचर का एक्सिस। क्लियर है, हम एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को फ्रीज करना चाहते हैं। तो फ्रीज करने का कंडीशन हमने देखा है, फ्रीजिंग पॉइंट पे जो लिक्विड है वो फ्रीज होना स्टार्ट होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट पे एक्चुअल में क्या होता है, लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो सॉलिड के वेपर प्रेशर को कंसिडर करने के लिए हम एक उसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक फ्रोजन सॉल्वेंट का ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये जो हमारे पास कर्व है ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन में सॉलिड के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसे मैं क्या लिख देता हूं, फ्रोजन सॉल्वेंट। ये है एक सॉलिड स्टेट का फ्रीज हुआ एक लिक्विड का ग्राफ है। जब कोई लिक्विड इस ग्राफ को टच कर जाएगा, इस वैल्यू को रीच कर जाएगा, मतलब वो भी फ्रीज हो जाएगा। तो हमको फ्रीज करना है सॉल्वेंट को और सॉल्यूशन का। तो सॉल्वेंट को जब हम फ्रीज करेंगे मतलब टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे, तो जिस टेम्परेचर के वैल्यू पे ये इस ग्राफ के वैल्यू को टच कर जाएगा वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये समझ आया। ये हमने क्या लिया, एक फ्रोजन सॉल्वेंट, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी भी लिक्विड को या सॉल्वेंट को फ्रीज करेंगे तो उसके सॉलिड स्टेट का ये ग्राफ है। क्लियर, अब देखो हमको ये चीज तो पता ही है कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है P, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा कम होता है। क्लियर है, तो किसी टेम्परेचर के वैल्यू पे हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यू को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दोनों वैल्यू को इंडिकेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये वैल्यू है P0, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और उससे कहीं नीचे पे सेम टेम्परेचर पे क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है, अब अगर हम सॉल्वेंट को फ्रीज करना चाहते हैं इसका मतलब उसका टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे। तो जब हम इसका टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे तो एक समय आएगा जब वो क्या हो जाएगा, इस फ्रोजन सॉल्वेंट के कर्व को टच कर जाएगा, इसका मतलब ये भी फ्रीज हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे ये फ्रीज हो जाएगा तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और इसे हम रिप्रेजेंट कर लेंगे TF0 से। क्लियर है, ठीक है। जिस पॉइंट पर ये जो सॉल्वेंट है सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर को अचीव कर लिया, मतलब वो क्या हो गया, फ्रीज हो गया, और जिस पॉइंट पे वो फ्रीज हुआ है उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। सेम चीज हम करने वाले हैं इस सॉल्यूशन के साथ।
जब हम सॉल्यूशन को फ्रीज करना शुरू करेंगे, टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे, तो एक समय आएगा जब इस सॉल्यूशन के लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। और जब इक्वल हो जाएगा तो अगेन वो क्या करेगा, इस फ्रोजन सॉल्वेंट के कर्व को इस तरह से टच कर जाएगा। और जैसे ही टच करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा, जिस टेम्परेचर पे वो यहाँ पे टच कर जाएगा, वो टेम्परेचर होगा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? तो यहाँ पर TF0 है प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और यहाँ पे TF है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। स्पेशली यहाँ पर ऑब्जर्व करो तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि जो TF है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से रिड्यूस हो चुका है। देखो ये रिड्यूस हो चुका है। टेम्परेचर के इंक्रीज होने का जो ग्राफ है वो इस तरह से होता है। टेम्परेचर के इंक्रीज होने का एक्सिस ये है और ये रिवर्स एक्सिस है। तो TF0 जो भी होगा उससे रिड्यूस हो चुका है TF एंड दिस रिडक्शन इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? तो ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल TF। क्लियर है? अब ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअल में है क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल TF इज नथिंग। चलो इसको मैं नीचे अच्छे से लिख देता हूं। यहां पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल TF, इट इज डेल TF0 माइनस TF। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ये किसकी वजह से आया है? ये आया है इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की वजह से। तो हमारा जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ये डिपेंड करेगा इस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी पे, और सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। तो यहां पर जो कंसंट्रेशन टर्म्स यूज किया जाएगा वो है मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, या फिर आप बोल सकते हैं मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट। सो practically or you can say experimentally it is observed that depression in freezing point that is del TF is directly proportional to the molality of solute। ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट। तो M क्या है? M है यहाँ पे मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? अब देखो यहां से अगर हम इस प्रोपोर्शनल टू के साइन को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट एग्जिस्ट करेगा एंड दैट कांस्टेंट इज KF इंटू M। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हैं, जहां KF क्या होगा? KF होगा मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। सो KF इज नोन एज मोलल फ्रीजिंग पॉइंट, शॉर्ट में मैंने F भी लिख लिया, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसे ही हम कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर है? तो इस तरह से हमको क्या मिल गया? KF का नेम पता चल गया। ठीक है, अब देखो अगर हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जब हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो आपको देख के समझ आ रहा होगा क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेम जो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था उसी की तरह ये एक्सटेंड होगा। तो डेल TF इक्वल टू KF को KF ही रहने दीजिए, और ये मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट और यू कैन से मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मीन्स N अपॉन क्या लिख सकते हैं? N अपॉन W kg। क्लियर है? इसको मैंने कहां से लिखा? फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट हम इस तरह से लिख सकते हैं, M को हमने क्या लिखा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो ये क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास। तो अगेन हम क्या लिख सकते हैं? KF इंटू N क्या हो जाएगा? N हो जाएगा वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। चलिए इसको फाइनली मैं अच्छे से लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा डेल TF इक्वल टू KF इंटू W अपॉन MT इंटू W kg। क्लियर है? सारी चीजें क्लियर है? KF क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर आप बोल सकते हैं मोलल फ्रीजिंग पॉइंट। देखो इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं,
फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, MT क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये Wkg क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, 1000 का यहाँ ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Kf इंटू W इंटू क्या हो जाएगा, ये 1000 अपॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, MT इंटू W ग्राम। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आपके लिए काफ़ी यूजफुल है क्योंकि इस पे हम आगे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमको क्या मिल गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक फॉर्मूला मिल गया। तो ओवरऑल अगर बात करें तो आपको ये रिलेशन पता है तो यहाँ से आप सीधा यहाँ पहुँच सकते हैं क्योंकि इसमें हमने कुछ नहीं किया है। मोलैलिटी जो हमको पहले से पता है तो मोलैलिटी को हमने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब नंबर ऑफ मोल्स भी हमको पता होता है, वेट अपॉन मोलर मास, तो बस इतना ही कर दिया, फिर हमको फाइनली क्या मिल गया, ये फॉर्मूला मिल गया। ठीक, तो इस तरह से हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया। इसमें हमको ये भी समझ आया कि किस तरह से सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और उस डिप्रेशन का रीजन क्या है, ये सॉल्यूट। तो इसीलिए ये डिप्रेशन डिपेंड करेगा सॉल्यूट की मोलैलिटी पे, फिर वहां से हमको ये फॉर्मूला मिला। अब हम देखेंगे इस Kf का यूनिट, Kf का क्या देखने वाले हैं, यूनिट, क्योंकि न्यूमेरिकल में Kf का यूनिट आपको जानना काफी जरूरी है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर अब हम देखने वाले हैं Kf का यूनिट। Kf को हम क्या कहते हैं, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, इस नेम को भी आप मेमोराइज कीजिए क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इससे ही पूछ दिया जाता है। जैसे हम Kb को क्या कहते हैं, Kb को हम कहते हैं मोलल बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और एक और नेम क्या है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इबुलियोस्कोपिक और क्रायोस्कोपिक, इसको भी माइंड में रखिएगा। अब हम चलते हैं यूनिट ऑफ Kf, यूनिट ऑफ Kf। तो Kf के यूनिट को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से फाइंड कर सकते हैं। देखो, फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, Kf इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल TF अपॉन मोलैलिटी M। अब हमको काफ़ी अच्छे से पता है टेम्परेचर का यूनिट हम डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं या फिर केल्विन। तो पहले डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं। अब मोलैलिटी के यूनिट हम क्या लिख सकते हैं, मोलल। अगर हम इसको केल्विन में लिखना चाहें तो केल्विन अपॉन क्या हो जाएगा, ये मोलल। अब ये केल्विन वाले को हम आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, तो यहाँ पे और क्या हो जाएगा, Kf इक्वल टू केल्विन अपॉन मोलल। अब मोलल मोलैलिटी का यूनिट है जिसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मोल पर Kg। अब Kg कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा केल्विन Kg और ये हो गया मोल। इसको हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो लिख सकते हैं Kf इक्वल टू केल्विन Kg और मोल का क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। तो ये जो यूनिट है ये आपको न्यूमेरिकल में हमेशा देखने को मिलेगा। क्लियर है। और Kf का वैल्यू अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग होता है, तो हमको वाटर का तो पता होना ही चाहिए। तो Kf फॉर वाटर के लिए अगर हम Kf के वैल्यू की बात करें तो Kf का वैल्यू होता है, Kf फॉर वाटर इज 1.86, यूनिट क्या होगा, केल्विन Kg और ये हो गया मोल इनवर्स। क्लियर है। इस वैल्यू को आपको मेमोराइज करके रखना है। जैसे Kb का वैल्यू क्या होता है, Kb का 0.52 केल्विन Kg मोल इनवर्स, वैसे ही Kf का वैल्यू क्या होगा, Kf का वैल्यू 1.86 केल्विन Kg मोल इनवर्स। ये जो वैल्यू है कब मिलता है हमको, फ्रीजिंग पॉइंट पे। फ्रीजिंग पॉइंट पे मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। सिमिलरली जो Kb का वैल्यू वो हमको कब मिलता है, वो हमको मिलता है बॉइलिंग पॉइंट पे। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो होता है 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो वैल्यू है ये कब की बात है, एट फ्रीजिंग पॉइंट पे। ठीक, चलो आप नोट कर लीजिए इसको। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, देन हम इन सबके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।